Hi everybody, I once again welcome you all to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, आप सब लोगों को पता है recently we started with a very important video series based upon chemical bonding and molecular structure which is a very important chapter of class 11 जिसमें हमें various aspects of chemical bonding पढ़ने हैं. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एज एन इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी बता चुका था कि व्हाट आर वी एक्चुअली सपोज टू स्टडी विद इन दिस चैप्टर. केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल डिस्कस कर लिए थे. आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज आयनिक बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो आज के इस सेशन में हम पहले टाइप का बॉन्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस पूरे चैप्टर में आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एस्पेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे. लेकिन आज का सेशन इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम पहले टाइप का बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है. First of all, let us discuss कि how can we define the term ionic bond. Ionic bond क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ionic bond unlike the covalent bond, covalent bond तो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, but unlike the covalent bond, ionic bond is always formed by the complete transfer of electron from a metal to a non-metal. लेकिन जब डिफाइन करने की बात आती है, हमें जब ये कहा जाता है कि डिफाइन करिए, तो वी नीड टू डिफाइन इट इन अ वे कि एक डेफिनेशन में हमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो. तो क्या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. जैसे एक एग्जांपल देखिए, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है. तो क्या हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू द नॉन मेटल. देखिए एक बार फिर से सुनिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहा जाता है. तो ऑन दैट बेसिस आयनिक बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल. आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है. मेटल्स बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं. उनके लूज करे गए इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन कर लेते हैं, वो एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं. और उसके बाद ये अपोजिटली चार्ज आयंस, द कैटायंस एंड एनायंस, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाते हैं और उसी बाइंडिंग फोर्स को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई सपोज दिस वॉज वेरी सिंपल. आप सब लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई कि आयनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is responsible to bind various ions together in a molecule. एक आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. अब देखिए, एक आयनिक बॉन्ड के बनते वक्त मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ये याद रखिएगा, these electrons which are either lost or gained by elements during ionic bond formation इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है. Electrovalency is the number of electrons which are either lost or gained by an element during ionic bond formation. Students, आप सब लोगों को याद दिला दूं, एक कॉमन टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, वैलेंसी. वैलेंसी इज अ जनरल टर्म जो आयनिक, कोवेलेंट सबके लिए कलेक्टिवली डिफाइंड होती है. वैलेंसी को हम जनरली बोलते हैं इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर आइदर लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग. वैलेंसी, number of electrons which are either lost, gained or shared by an element during chemical bonding. कोई भी एलिमेंट जब केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज, गेन या शेयर करे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी बोलते हैं. अब ये वैलेंसी स्पेसिफिकली दो टाइप्स की होती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप के बॉन्ड के लिए इसे पढ़ रहे हैं. कोवेलेंट बॉन्ड में हम इसी वैलेंसी को बोलते हैं कोवेलेंसी,
और आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इसी का नाम हो जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए वैलेंसी तो एक जनरल टर्म थी जिसमें हमने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, गेन होंगे या शेयर होंगे उसे हम वैलेंसी बोलेंगे। लेकिन जब स्पेसिफिकली ये वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंट के या कोवेलेंट के लिए रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है, तो कोवेलेंट में तो आप ये कहेंगे कि कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। यहां पे हम लूज या गेन की बात नहीं करेंगे क्योंकि कोवेलेंसी स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइंड है और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन एलिमेंट फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर आइदर लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल लीजिए NaCl का, Na+Cl gives NaCl। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स की Na और Cl के कॉम्बिनेशन से NaCl बनते वक्त Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे दिया, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन, सो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। क्लोरीन ने एक गेन करा तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। +1 या -1 नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, +1 या -1 अगर आपने बोल दिया, साइन लगा दिया, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अ साइन बट वैलेंसी हैज नो साइन। वैलेंसी में हमें ये मतलब नहीं है कि लूज करा या गेन करा, हमें बस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करे हम कहेंगे उसकी भी वैलेंसी 1 है, और जिसने वो लूज करा गया एक इलेक्ट्रॉन गेन करा उसकी भी वैलेंसी 1 ही मानी जाएगी। इनफैक्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे, Na की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, Cl की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर आइदर लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल कंसीडर करिए, फॉर एग्जांपल Mg+Cl2 गिव्स MgCl2। अब इसमें Mg ने अकेले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Mg तो 2+ बनता है यहां पे, तो Mg ने तो यहां से यहां तक जाते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब वो जो दो लूज करे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने गेन करा, दूसरा दूसरे क्लोरीन ने गेन करा। तो अकेला Mg क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम बोलेंगे Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। लेकिन उसके दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक क्लोरीन के पास गया, दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करा ना, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। तो MgCl2 में Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2 वाइल क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1। सो आई होप इलेक्ट्रोवैलेंसी का ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स बिसाइड्स दैट आज के इस वीडियो सेशन का जो मेन टॉपिक है, जो पर्पस है मेरा ये वीडियो बनाने का, वो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाना। आपको ये सिखाना कि स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, हाउ डू वी रीच अप टू दैट आयनिक कंपाउंड। अगर हमें Na और Cl अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दे दिए जाएं, ओरिजिनल फॉर्म से हमारा मतलब है जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, उनकी नेचुरल फॉर्म्स दे दी जाएं और हमें कहा जाए कि उन नेचुरल फॉर्म्स ऑफ सोडियम और क्लोरीन को कंबाइन करके NaCl बनाइए, तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आज हम वो पढ़ेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटिव, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, पहले हेडिंग डालते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। और ये जो पूरा प्रोसेस आपको स्टूडेंट्स करवाया जाएगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, दिस होल प्रोसेस वुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ फ्लो चार्ट जिसका नाम होता है बॉर्न-हेबर्स साइकिल। बॉर्न-हेबर्स साइकिल याद रखिए स्टूडेंट, बॉर्न और हेबर आर द नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया which is involved in the formation of an ionic compound. So Born-Haber cycle gives us a detailed step-by-step mechanism involved in the formation of an ionic compound starting from the constituent elements. अब देखिए स्टूडेंट्स, नेचर में सोडियम Na सॉलिड एग्जिस्ट करता है एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी एवरी अदर मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, लेकिन मरकरी के अलावा तो बाकी सारे मेटल सॉलिड ही होते हैं। मैं आपको बॉर्न-हेबर साइकिल NaCl के रेफरेंस में समझा रहा हूं, लेकिन NaCl की जगह अगर कोई और भी आयनिक कंपाउंड होता तो यही सारे स्टेप्स लगते। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले NaCl के रेस्पेक्ट में आपको मालूम है सोडियम
बाकी सब मेटल्स की तरह नेचर में सॉलिड एग्जिस्ट करता है। और क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2 गैस। क्लोरीन डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डायटोमिक एग्जिस्ट करते हैं। क्लोरीन Cl2 एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन Br2 एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन F2 एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 एंड सो ऑन। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। तो ये सोडियम की नेचुरल फॉर्म है और ये क्लोरीन की नेचुरल फॉर्म है। स्टार्टिंग फ्रॉम दीज टू नेचुरल फॉर्म्स ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल वी हैव टू रीच टिल दैट आयनिक कंपाउंड NaCl। तो अब हमें देखना है क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये तो मानते हैं ना कि इस NaCl में Na पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। तो सबसे पहला टास्क तो यही होना चाहिए कि हमें सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए ताकि वो Na+ बन जाए। लेकिन ये याद रखिएगा, किसी भी मेटल में से, सॉलिड फॉर्म में से आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी डेफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज अ वेरी टफ थिंग। अगर आप इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करना चाहते हैं तो पहले उस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई आयनिक कंपाउंड बनाते हो तो मेटल को आयोनाइज करने से पहले मेटल को सबलाइम करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप बॉर्नहेमर ने हमें बताया, स्टेप 1, मैं इसी एरो पे लिख देता हूं, दिस इज स्टेप 1, जिसमें आपको देनी पड़ेगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी और इसके सबस्क्रिप्ट में SU भी लिखा हुआ है, तो इट इज द एंथैल्पी फॉर सब्लिमेशन। 1 मोल ऑफ सोडियम सॉलिड को 1 मोल ऑफ सोडियम वेपर में या गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो पहले हम इसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देंगे और ये Na सॉलिड से Na गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस द मेटल एटम इज कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस फॉर्म, उसके बाद स्टेप 2 में अब हम इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, डेल्टा HI आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो दैट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। वो इलेक्ट्रॉन मैं स्टूडेंट्स आपको इसी एरो पे दिखा देता हूं, माइनस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा और अब ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। तो मेटल का तो हमने आयनाइजेशन कर लिया, मेटल को पहले सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करा, उस स्टेप में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्व था, हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देनी पड़ी। फिर उस गैसियस मेटल को हमने आयोनाइज करके गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करा, अगेन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस इन्वॉल्व था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी। अब हम चाहते हैं कि सोडियम ने ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर ले। लेकिन अगेन जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है, डेल्टा HEG। बट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड। क्लोरीन तो बच्चों Cl2 एग्जिस्ट कर रहा है, Cl2 इज अ मॉलिक्यूल। हमें Cl2 नहीं चाहिए, हमें एक Cl चाहिए। NaCl बनाने के लिए वी नीड 1 Cl, और अगर हमें NaCl बनाने के लिए एक Cl चाहिए जबकि नेचर में ये Cl2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Cl2 में ये जो Cl के बीच का बॉन्ड है ना, इसे तोड़ना पड़ेगा। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो Cl2 को हम सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे, डेल्टा H डिसोसिएशन। डेल्टा H डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज स्टेप 3। और Cl2 से हमें यहां पे 2 Cl मिल जाएंगे, हमें एक ही Cl यूज करना होगा। अगर आपको एक Cl यूज करना है बच्चों, तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हमने हाफ Cl2 लिया, हमने हाफ टाइम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसे दी और हमें एक Cl मिल गया। तो सबसे पहले हमें जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ देम दे एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक फॉर्म, तो आपको O2 के लिए O और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, N2 में N और N के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप क्लोरीन को किसी के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हो तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ के पहले उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म से उसकी एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए, हमने हाफ Cl2 को हाफ टाइम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी, वी ऑब्टेन्ड 1 Cl गैस। और अब इस Cl गैस को हम, ये सोडियम ने जो आयनाइज करा था इलेक्ट्रॉन, ये हम इसकी वैलेंस शेल में ऐड करेंगे। और आप देखिए, आपकी बार मैं इसी पे
दिस इज स्टेप 3, इसमें माइनस, इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, वो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। दिस इज स्टेप 3, स्टेप 4 सॉरी, दिस इज स्टेप 4। इस स्टेप में पहली बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगी। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, माइनस डेल्टा एच ई जी। याद रखिए स्टूडेंट, जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, जो एनर्जी आप देते हो वो सिस्टम में ऐड होती है, इसलिए उसका साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज बाय द सिस्टम, तो वो नेगेटिव में दिखाई जाती है। तो डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई और ये Cl नेगेटिव बन गया। और फाइनली एक बार जब ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव बन गया, तो इन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को बाइंड करेंगे टू फॉर्म NaCl। और जब अपोजिट चार्ज्ड आयंस पास आते हैं, पैक करे जाते हैं, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग उनके बीच में डेवलप होती है, तो अगेन सिस्टम स्टेबल बनता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से दूर ले जाओगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को पास लाएंगे तो लेटिस एंथैल्पी रिलीज होगी, माइनस डेल्टा एच लेटिस, लेटिस एंथैल्पी रिलीज होगी। लेटिस एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic compound is formed by the close packing of oppositely charged ions. Lattice enthalpy is the energy released when 1 mole of an ionic compound is formed by the close packing of oppositely charged ions. इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स वेपर फॉर्म। जब 1 मोल ऑफ सॉलिड को उसकी वेपर फॉर्म में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू इट्स वेपर फॉर्म ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो देखिए बॉन हेबर ने हमें यह बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल फॉर्म, अगर आपको अल्टीमेटली एक आयनिक कंपाउंड तक पहुंचना है तो टोटल 5 स्टेप्स से उन मेटल और नॉन मेटल को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मेटल को हम सब्लाइम करते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस वेपर एटम को आयनाइज करते हैं, कैटायन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि मेटल के आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ वो नॉन मेटल गेन कर ले। तो नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले आपको उसे डिसोसिएट करके एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहां पे हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी, ये Cl2 मॉलिक्यूल से Cl गैस बन गया और एक बार Cl एटॉमिक फॉर्म में आ गया। अब हमने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करा, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन आयनाइज करा था वो इसमें ऐड करा, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करी और एनायन में कन्वर्ट हो गया। और फाइनली इन कैटायन एनायन को पैक करके जब आप 1 मोल NaCl बनाते हो तो लेटिस एंथैल्पी रिलीज होती है। टू समराइज विद, अगर हम इन सारी एनर्जीज को एक साथ लिखें तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच फॉर्मेशन, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स NaCl तक पहुंचने में नेट क्या एनर्जी लगी, टोटल क्या एनर्जी चेंज हुआ, नेट एनर्जी रिलीज हुई, एब्जॉर्ब हुई, वो क्या हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच फॉर्मेशन। और हम कह सकते हैं द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए फॉर्मूले में तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव प्लस डेल्टा एच ई लिखेंगे, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, तो वो यहां पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी जाएगी व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है। दिस इज द ओनली एनर्जी रिलीज्ड एंड लेटिस एंथैल्पी इज आल्सो द एनर्जी रिलीज्ड प्लस लेटिस एंथैल्पी डेल्टा एच लेटिस। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉर्न-हेबर साइकिल, the formation of any ionic compound starting from the constituent elements involve 5 types of steps, 5 types of energies, और उन 5 energies का sum total is known as the enthalpy of formation. एक बार स्टूडेंट्स लास्टली मैं आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लेटिस एंथैल्पी में डिफरेंस बता दूं। देखिए लेटिस एंथैल्पी क्या है? लेटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द क्लोज पैकिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है?
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जब 1 मोल कंपाउंड बनाते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टूडेंट सिर्फ आयनिक बॉन्ड में नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है। इसलिए हम यहां पे डिफाइन करते वक्त स्पेसिफिकली आयनिक मेंशन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is the energy change taking place when 1 mole of a compound is formed starting from its constituent elements। constituent element से 1 मोल कंपाउंड तक पहुंचने की जो नेट एनर्जी है वो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप बने बनाए आयन से पैक करके 1 मोल आयनिक कंपाउंड बना रहे हो तो वो लेटिस एंथैल्पी है। सो लेटिस एंथैल्पी में भी 1 मोल कंपाउंड बनता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी 1 मोल कंपाउंड के बनने की बात हो रही है, बट लेटिस एंथैल्पी में बने बनाए आयंस को बस पैक करना होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में वी एक्चुअली स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सो दिस इज द बॉर्न-हेबर साइकिल, जिसने हमें बताया कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट टोटल 5 टाइप के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस बॉर्न-हेबर साइकिल पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे, जिसमें हम इनमें से इन 6 टाइप्स की एनर्जीज में से कोई एक एनर्जी अननोन होगी, बाकी एनर्जीज की वैल्यू दी जाएंगी, वो आपको सॉल्व करना होगा। वी विल प्रैक्टिस दोज न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी, आई टोल्ड यू कि ऑल अदर मेटल्स सॉलिड ही होते हैं, तो किसी भी और मेटल का आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको नियरली यही स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको मरकरी का कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है तो मरकरी लिक्विड होती है और उसे लिक्विड से वेपर में लाना होगा, तो यहां पे डेल्टा एच सब्लिमेशन की जगह डेल्टा एच वेपराइजेशन इन्वॉल्व होगा इन केस ऑफ मरकरी। दैट्स द ओनली डिफरेंस, otherwise these steps remain in common। so students, आज के इस वीडियो सेशन में I just told you about the Born-Haber cycle, the steps involved in this Born-Haber cycle, the various types of energies और उनकी definitions भी हम लोगों ने डिस्कस करी। लेकिन अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो सेशन में हम इसी Born-Haber cycle पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। so that's it for today students, have a great day and stay blessed।